क्लॉज 39 पर आ जाइए। 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जीएसआर का नारा लगाया, और वो जीएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए क्लॉज 432, the creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person। सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर, आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं खैर, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए सर। आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर, क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है, 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया? उसको 6 महीने कर दिया। नॉन बेलेबल था, आपने बेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के, और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। हमारा ओवैसी साहब बहुत विद्वान है, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मुसलमानों में वक्फ औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उसको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो प्रावधान पहले से है, अलग से कानून बनाने का क्या आवश्यकता है? तो इस्लाम का प्रैक्टिस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जहां कमियां है उसको पूरा करने के लिए हम इस यहां पे प्रावधान लेके आ रहा है। एक यूनिफॉर्म हो हमारे देश में, अपने बच्चे, अपने महिला सब देश का नागरिक है, हम कैसे छोड़ देंगे? तो इसका मतलब आप खुद ही हमको आरोप लगाएंगे आप सरकार में क्या कर रहे हैं, आप मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे विडो हो, डिवोर्स वुमेन हो, चाहे वो ऑर्फन्स अनाथ हो, उनका प्रावधान हमने किया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है। गौरव जी ने जो एक चीज थोड़ा सा उल्टा समझाया, मैं उसको थोड़ा सा सीधा समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 7% जो कंट्रीब्यूशन
मुतावली का ओर से जो दिया जाता है बोर्ड को, उसको 7% से 11% बढ़ाना चाहिए। मैं उसको सही करके बताना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि बोर्ड को सपोर्ट करने के जगह वो पैसे को गरीबों के लिए ज्यादा इस्तेमाल करें। जो औकाफ है उसको डेवलप करने के लिए और भी रिसोर्सेस उसके पास रहे। हम तो चाहते हैं कि वेलफेयर के लिए काम हो, तो उसका प्रावधान को बढ़ाने का किया है। तो मैं ये करेक्शन के तौर पर आपको कहना चाहता हूं। कलेक्टर के बारे में ऐसा कहा गया कि कलेक्टर जो है बहुत बड़ा एक ऐसा ये पोजीशन, ऐसा कुर्सी है जो सिर्फ हम लोगों को नुकसान करने के लिए बैठा है और कलेक्टर पोजीशन को विश्वास नहीं करना चाहिए। इतने सालों से कलेक्टर का जो बेसिक जॉब होता है वो रेवेन्यू, प्रशासन और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था के लिए कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है। वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में वेलफेयर ऑफिसर होता है। अगर हम कह दें कि हम कलेक्टर को विश्वास ही नहीं करेंगे, आप सोच के देखिए फिर हम विश्वास किसको करें। तो इसलिए कलेक्टर जो है किसी पार्टी का नहीं होता है। कलेक्टर एक ड्यूटी बाउंड ऑफिसर होता है और जिम्मेदारी के साथ वो अपना ड्यूटी निभाता है। इसलिए कलेक्टर के ऊपर में प्रहार करने का जगह हम सब अगर ये सुझाव देते कि वक्त प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में और क्या सुदृढ़ और क्या अच्छा कदम उठाया जा सकता है, अगर ये सुझाव आते तो मैं उसका वेलकम करते, मैं इसको स्वागत करते। लेकिन अब कलेक्टर के बारे में आप लोगों ने एकदम इतना अविश्वास मत किया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा किसी अधिकारी के ऊपर में नहीं करना चाहिए। और कोई भी अधिकारी गलत काम करता है तो उसका तो अपना उसका डिसिप्लिनरी एक्ट अलग होता है, प्रावधान होता है।